गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज क्लास में। तो बेटा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्लास चल रहे थे, उसी का आज ये सेकेंड क्लास है। इसमें भी आप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता का मान है। तो शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? शुद्ध जल के लिए आपको 1 लीटर से निकालना है। तो 1 लीटर से निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 55.6। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इसका। ओके, तो क्या आंसर होगा? 55.6 राइट आंसर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए A0 प्रारंभिक सांद्रण तथा T समय बाद सांद्रण A है, तो शुद्ध व्यंजक क्या होगा? इसके लिए शुद्ध समीकरण कौन सी होगी? तो पहला है A बराबर A0 e की पावर KT, दूसरा है A0 e की पावर A0 A e की पावर माइनस KT, तीसरा है A बराबर A0 e की पावर माइनस KT, और चौथा है A स्क्वायर बराबर A0 e की पावर KT। ठीक है, तो आप जानते हो इसका सही व्यंजक जो है वो A बराबर A0 e की पावर माइनस KT है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बेंजील्डिहाइड का H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने से प्राप्त होता है। बेंजील्डिहाइड का नाइट्रीकरण कराना है तो क्या प्राप्त होगा? इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, आर्थो नाइट्रोफिनो बेंजील्डिहाइड, दूसरा पैरा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड, तीसरा है मेटा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड, और चौथा है कोई नहीं। ठीक है, तो आप जानते हो जब बेंजील्डिहाइड में इस टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं तो वो सारी अभिक्रियाएं मेटा पोजीशन पे होती हैं। कहाँ होती है बेटा? मेटा पोजीशन पे। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, मेटा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है। प्राइमरी एमिनो के परीक्षण जो है वो किस अभिक्रिया से किए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है गाटरमैन अभिक्रिया, दूसरा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तीसरा है सेंडमेयर अभिक्रिया, और चौथी है डाइएजोकरण अभिक्रिया। तो आप जानते हो प्राइमरी एमीन जो है वो केवल कार्बिल एमीन अभिक्रियाएं देती हैं। कार्बल एमीन अभिक्रियाएं कौन देते हैं? प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन का परीक्षण कार्बिल एमीन अभिक्रिया से करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? आप लोग जानते होंगे दूध में क्या पाया जाता? माल्टोस नहीं पाया जाता, फ्रक्टोस नहीं पाया जाता, सेलुलोस नहीं पाया जाता। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोस। क्या है बेटा? लैक्टोस। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल 90% है, W/W मतलब भारानुसार 90% है, एथेनॉल का मूल प्रभाज क्या होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसे। इसे 90% है, इसका मतलब है जो W(C2H5OH) एथेनॉल है वो है 90 ग्राम। ठीक है, और WH2 है वो है 90% है 100 ग्राम। परसेंट कितने पे होता है बेटा? 100 ग्राम। ओके, तो इसका मोल निकाल लो और इसके मोल निकाल लो, इसके अनुभार से गुणा कर दो mb से और इसके अनुभार से गुणा कर दो ma से, मतलब 18 से। ठीक है, और जो मोल आएंगे तो एथेनॉल के मोल ऊपर रखने हैं और पान में टोटल मोल कर देने हैं। तो जो आंसर आएगा वो आपका एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। आप जानते हो। ठीक है, इसके लिए पिछली क्लासों में इस टाइप के निवेल कराए हैं, देख लेना वहां से। तो इसका राइट आंसर होगा 0.779। ओके, अगली क्वेश्चन है, केनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। केनिजारो आप जानते हो एल्डिहाइडों का रासायनिक गुण है। तो केनिजारो कौन देते हैं? केनिजारो वे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, या अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रियाएं देते हैं। तो आइए देखिएगा, पहला है ट्राईमेथिल एसिटाल्डिहाइड। तो ट्राईमेथिल एसिटाल्डिहाइड जो है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपकी केनिजारो अभिक्रिया देगा। ओके, दूसरा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO मतलब CH3CHO। ओके, और ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है, इसके पास तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो ये केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। अगला है बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये केनिजारो देगा। फॉर्मल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्यों? HCHO, और इसके पास जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा बेटा? तो ये तो केनिजारो अभिक्रिया देगा। तो कौन नहीं देगा बेटा? एसिटाल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, और केनिजारो वही एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनिलीन के ब्रोमीनन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन मोनोब्रोमो एनिलीन, दूसरा बेंजील बेंजीन नाइट्राइल, तीसरा बेंजीन आइसोनाइट्राइल, और चौथा ऑप्शन है ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो आप जानते हो एनिलीन का ब्रोमीनन कराते हैं जब, तो इससे आपको ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है बेटा। क्या प्राप्त होता है? ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 50 सेकेंड में एक पदार्थ प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। एक पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। ठीक है, वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? तो देखिएगा 50 सेकेंड में सांद्रता आधी रह जाती है। ठीक है, इसका मतलब जो 50 सेकेंड है ये आपका अर्धायुकाल हो गया। ठीक है, तो टी हाफ क्या है यहाँ पे बेटा? टी हाफ हो गया है 50 सेकेंड, और कितनी रह जाती है? ए थी और ए की आधी रह गई, मतलब ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा बेटा? A/2। या सीधे निकाल लो इससे, टी हाफ पता हो गया आपको, तो के पूछ रहा है के बराबर क्या होगा? 0.693 बाई टी हाफ। ओके, तो डिवाइड करोगे यहाँ पे 0.693 बाई 50, देखो तो कट करोगे इसे तो कितना आएगा? 5 1 जा 5, यहाँ कितना बचा? 1, 19, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, कितना बचा? 4, यहाँ पे कितना हो गया? 43, तो 5 8 जा 43, तो 1.38 कहाँ पे आ रहा है बेटा? ये देखो, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो टी हाफ और के में क्या रिलेशन होता है बेटा? 0.693 बाई टी हाफ। तो यहां से आप वेग स्थिरांक कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ये फार्मूला याद रखना है। ओके, यहां से आप के निकल आएगा। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 1.38 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। ओके, अगला है निम्न में मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड कौन सा है? मोनोसेक्राइड मतलब जो अब और भी सेक्राइड में नहीं टूट सकता। जैसे पहला है माल्टोस, माल्टोस आपका मोनोसेक्राइड नहीं है। फ्रक्टोस मोनोसेक्राइड है, स्टार्च नहीं है, सेलुलोस नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बेटा? सेकंड, मोनोसेक्राइड आपका फ्रक्टोस है। ओके, फ्रक्टोस मोनोसेक्राइड है। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है बेटा? मतलब के का मात्रक पूछ रहा है आपसे। तो पहला क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल सेकेंड इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। वेग स्थिरांक क्या है बेटा? के। आप देख रहे हो यहां से के बराबर क्या है? कांस्टेंट अपॉन टी हाफ, और टी हाफ क्या है? समय। समय का मात्रक होता है बेटा सेकेंड, और सेकेंड ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है आपका ये सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता? आपको ये ढूंढना है जो फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं। जैसे HCOH ये अपचयित कर देता है। ठीक है, HCHO ये भी कर देता है, CH3CHO ये भी कर देता है, मतलब एल्डिहाइड तो कर ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका सेकेंड, CH3COOH फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है, मतलब एमाइड से एमीन बनाना है, CONH2 कन्वर्ट करना है NH2 में, मतलब RCONH2। जैसे एमाइड क्या होते हैं? कोई RCONH2, और इसे कन्वर्ट करना है आपको RNH2 में।
ठीक है, ये क्या है एमाइड और ये क्या है एमीन। तो क्या करना है बेटा, ये CO गायब करना है। तो ये कन्वर्जन किस अभिक्रिया में होता है, तो आप जानते हो, आपने पढ़ी है हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सा राइट ऑप्शन है, सेकेंड बेटा। तो किसमें होगा, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। पहला है केनिजारो, जानते हो आप, एल्डिहाइड देगा केनिजारो, ठीक है। और कौन सा एल्डिहाइड, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है। विलियमसन संश्लेषण, ये भी नहीं हो सकता। बुर्स अभिक्रिया, ये भी नहीं है, ठीक है, क्यों, ये सोडियम से होती है। तो राइट ऑप्शन है आपका हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। अगला, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। तो सबसे मीठी शर्करा होती है बेटा फ्रक्टोज। कौन सी होती है, फ्रक्टोज। अगला है, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है, मतलब इस परिवर्तन में जो आप अभिकर्मक लेंगे वो क्या लेंगे। तो एमाइड की अभिक्रिया Br2 और KOH से कराते हैं तो आपको एमीन प्राप्त होता है। तो कौन सा विकर्मक लेना है बेटा, Br2 KOH, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है। न्यूनतम हिमांक किसका होगा, पहला है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज और यूरिया। तो सबसे कम हिमांक होगा बेटा पोटेशियम सल्फेट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्षारकीय एमीन कौन सी है। देखो C2H5NH2, CH3 ट्वाइस NH, CH3NH2, C2H5 ट्वाइस NH, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा C2H5 2 टाइम लगा है, मतलब प्लस आई इफेक्ट डबल है, और जो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा डालेगा उसकी क्षार की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो राइट ऑप्शन है आपका फोर्थ, ठीक है। कौन सा है, C2H5 ट्वाइस NH, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट MCQs है बेटा, आपको ध्यान से पढ़ने हैं, और उम्मीद करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको इन्हीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के पहला ऑप्शन है लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और चौथा ऑप्शन है मोल सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक होता है बेटा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, ओके। अगला क्वेश्चन है, हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन मतलब डेल्टा TF किसके समानुपाती होता है, आप जानते हो, स्मॉल एम। किसके समानुपाती होता है बेटा, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है बेटा, मोललता, मोलेलिटी। तो ऑप्शन देखो, पहला है बिलियन के मोल अंश के, जो कि गलत है। बिलियन की मोलरता के, ये भी गलत है। बिलियन की मोललता के, तो ये राइट ऑप्शन है तीसरा। किसके समानुपाती होता है बेटा, बिलियन की मोललता के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सेल अभिक्रिया के लिए सेल दे रखी है आपको, Zn प्लस Cu2 प्लस गेस Zn2 प्लस Cu। Zn ये आपका सॉलिड होगा और ये एक्वस होगा, ओके, और ये एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा। आपको इनके अपचयन विभव दे रखे हैं, E0 Zn2 प्लस Zn दे रखा है 0.76 वोल्ट, और E0 Cu2 प्लस Cu दे रखा है 0.34 वोल्ट, ठीक है। इसका आपको EMF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, EMF। तो आप जानते हो EMF के लिए फार्मूला होता है, EMF इक्वल होता है E कैथोड माइनस E एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड और एनोड आपको पहचानना है। तो Zn 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ओके। तो क्या हो रहा है, ये Zn 2 प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है, तो ये Zn वाला ये आपका एनोड हो जाएगा, ओके। और देखो यहाँ पे Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जहां अपचयन होता है वो आपका कैथोड होता है, तो ये हो जाएगा आपका कैथोड, ठीक है। तो यहाँ रखोगे कैथोड माइनस एनोड, Cu से Zn माइनस कर देना है, तो 0.34 माइनस, और माइनस का है 76.76, तो ये हो जाएगा 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, ये हो जाएगा
6 4 10 1 10 और 1 11 1.1 वोल्ट। क्या आंसर आएगा बेटा? 1.1 वोल्ट। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 1.1 वोल्ट राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट, 1.1 वोल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है PCl3 जल से क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? PH3, H3PO3, POCl3 या H3PO4। तो आप जानते हो बेटा जो PCl3 होता है वो OH से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? OH। PCl3 जो है वो HOH है ना, ये जल, तो PSC3 टाइम OH से रिएक्शन करके ये बना लेता है H3PO3। क्या बनाता है बेटा? H3PO3 और Cl यहां से रिप्लेस कर दे, निकाल देता है। Cl अपने कम करके क्या कर रहा है? O के OH के साथ मिलकर H3PO3 फास्फोरिक एसिड बना लेता है। ओके, तो देखिए फास्फोरिक एसिड कहां पे है? H3PO3, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आपको याद है POCl3 कौन बनाता है? PCl5। PCl5 O से रिएक्शन करता है तो POCl3 बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कोटि अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? मतलब ऐसी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जिसमें वेग और वेग स्थिरांक दोनों मात्रक जो है वो समान होते हैं? तो इस ऐसी अभिक्रिया होती है मेरी शून्य कोटि अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा? शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों के मात्रक समान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा? वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा? तो पहला ऑप्शन है 0.1 मोलर BaCl2, 0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.1 मोलर यूरिया और 0.1 मोलर NaCl। ठीक है, तो आप जानते हो आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में अवनमन जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, तो विलयन में अणुओं की संख्या अगर बढ़ेगी तो आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में अवनमन बढ़ेगा। ठीक है, अणुओं की संख्या नहीं बढ़ेगी तो अवनमन नहीं बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा अणु किसमें होंगे? देखो ग्लूकोज तो आपका मॉलिक्यूलर है, आयनिक हो ही नहीं सकता है। यूरिया भी मॉलिक्यूलर है, ये भी आयनिक नहीं हो सकती है। NaCl आयनिक हो सकता है किसमें? Na+ और Cl- में हो सकता है। देखिएगा NaCl Na+ और Cl- में आयनीकृत होगा। ठीक है, और पहला ऑप्शन है BaCl2, BaCl2, तो ये किस में आयनीकृत होगा? Ba2+ 2Cl-। तो इसके आयनीकरण से 3 अणु प्राप्त होते हैं और 3 आयन प्राप्त होते हैं, इसके आयनीकरण से 2 आयन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आयनों की संख्या किसमें ज्यादा है बेटा? BaCl2 में। तो जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा उसका वाष्प दाब में अवनमन अधिक। तो राइट ऑप्शन आपका होगा BaCl2। याद रखना है आपको, अगर विलयन में आयनों की संख्या इंक्रीज हो रही है तो उसका आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में अवनमन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आयनीकरण होने वाले जो भी आपका यौगिक होगा वही आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे अधिक इसका होगा 0.1 मोलर BaCl2 का। ओके, अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करना होता है। मतलब उत्प्रेरक कहां पे एक्ट करता है, किसे परिवर्तित करता है? तो पहला ऑप्शन है सक्रियण ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है साम्य सांद्रण, तीसरा ऑप्शन है अभिक्रिया ऊष्मा और चौथा ऑप्शन है आपका अंतिम उत्पाद। तो उत्प्रेरक का कार्य होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना, अभिक्रिया को तेज करना या अभिक्रिया को स्लो करना। धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग कहां से परिवर्तित होगा बेटा? सीधे सीधे सक्रियण ऊर्जा से।
आप जानते हो अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए उसे एक ऊर्जा अवरोध को पार करना होता है। उस ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जो ऊर्जा वो ग्रहण करता है वो कहलाती है आपकी सक्रिय ऊर्जा। तो सीधे सीधे ये सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाता है या घटाता है? जो भी उत्प्रेरक होगा वो सक्रिय ऊर्जा को इफेक्ट करेगा। धनात्मक होगा तो सक्रिय ऊर्जा को घटा देगा, ऋणात्मक होगा तो सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देगा। सक्रिय ऊर्जा के बढ़ने से अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी और सक्रिय ऊर्जा के कम होने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो सीधे सीधे जो उत्प्रेरक होता है वो कहाँ एक्ट करता है बेटा? सक्रिय ऊर्जा पे। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बनाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन या इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बेटा कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? कार्बोनिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, CH3 थ्राइस एन है एक, क्या है? प्राथमिक एमीन है, तृतीयक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है या कोई नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हो एमीन्स जो होते हैं वो सीधे सीधे कार्बन की डिग्री पे नहीं, नाइट्रोजन की डिग्री से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगर NH2 है तो ये प्राइमरी एमीन है। ठीक है, अगर NH ग्रुप हो जाएगा तो ये सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। अब N हो जाएगा तो इसके तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं किसी एल्काइल ग्रुप द्वारा, तो ये टर्सरी एमीन हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एमीन्स सीधे सीधे डिपेंड करती है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन पे। ठीक है, बाकी यौगिक में डिग्री ऑफ कंपाउंड डिपेंड करती है डिग्री ऑफ कार्बन पे। ठीक है, तो एमीन्स में आपको याद रखना है कि जितने डिग्री का नाइट्रोजन होगा वही उसका एमीन होगा, वही उतने डिग्री की ही एमीन होगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखिएगा आपका टर्सरी नाइट्रोजन है। ठीक है, देखिएगा ये है, मतलब इसके तीनों वैलेंसी जो है वो किसी एल्काइल ग्रुप से बैलेंस हो रही है। यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स CH3 लगा, तो ये 3 टाइम्स CH3 लगा दीजिएगा आप, CH3 मतलब नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी जो है वो किससे संतुष्ट हो रही है? एल्काइल समूह से, CH3 से बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका टर्सरी नाइट्रोजन है, तो टर्सरी नाइट्रोजन है तो आपका ये टर्सरी ही एमीन होगा। तो राइट ऑप्शन होगा थर्ड, तृतीयक एमीन। ओके, CH3 थ्राइस एन क्या है? एक तृतीयक एमीन है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जो 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।